हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि हम करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 से लेके 375 तक। इस वीडियो में दोस्तों हम अनुच्छेद 351 से 375 के बीच करेंगे। ये जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। हम सब जानते हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 350 तक कर लिए थे, यानी 1 से 350 कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे 351 से लेके 375 के बीच में जो जो आर्टिकल आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, और ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। लास्ट क्लास में 350 आर्टिकल पढ़ने के बाद अब बात करेंगे अनुच्छेद 351 की। आर्टिकल 351 क्या कहता है? राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। यानी दोस्तों, राज्य का मतलब यानी जो स्टेट है, स्टेट में दोस्तों कुछ भी आ सकता है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में दोस्तों जो है राज्य की परिभाषा दी है। और राज्य की क्या परिभाषा है? राज्य का मतलब दोस्तों, राज्य का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। ये संसद भी हो सकती है, ठीक है, ये लोकसभा भी हो सकती है, ये राज्यसभा भी हो सकती है, ये विधानसभा, विधानमंडल, न्यायालय और जितने भी दोस्तों जो पोस्ट वगैरह हैं वो सब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये राज्य की परिभाषा जो कि अनुच्छेद 12 में बताई गई है। तो राज्य का कर्तव्य है, यानी उन सब का कर्तव्य जो अनुच्छेद 12 में बताई गई है, उन सब का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का विकास करेंगे, ठीक है। बस यही लिखा है अनुच्छेद 351 में। अब बात करेंगे दोस्तों अपने नए भाग के बारे में, जो कि आपात उपबंध कहलाते हैं। और ये दोस्तों अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक है, यानी जितने भी इमरजेंसी है, आपातकालीन दोस्तों जो उपबंध है, वो इसमें 352 से लेके 360 तक किए गए हैं। और देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो कि अनुच्छेद 352 कहलाता है। आर्टिकल 352 क्या कहता है? इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, यानी नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगती है तो सारा प्रशासन जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ से उठकर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। यानी फिर जो सारे डिसीजन और पावर होती हैं वो सारी राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें? ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। सबसे पहला 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर 1976 में दोस्तों एक बार और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, जिसका रीजन दिया गया था आंतरिक अशांति। यानी आंतरिक अशांति के तौर पर जो है ये 1976 का आपातकाल लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये रही इसके पॉइंट 1 की बात। उसके बाद दोस्तों इसका पॉइंट 2 पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा में बदल एवं उसे रद्द करने की शक्ति। यानी ये जो दोस्तों आपातकाल है उसकी घोषणा, यानी जब आपातकाल शुरू करना है तो इसको दोस्तों जो है राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया जाता है, और उसमें बदलाव या फिर उसे रद्द करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिखा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा में बदलाव तथा उसे रद्द कर सकता है। यानी जो राष्ट्रपति है आपातकाल की घोषणा में बदलाव और उसे रद्द कर सकता है प्रधानमंत्री या फिर संघ के मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। इसके चौथे पॉइंट की बात करेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद में पेश किया जाएगा और 1 महीने के भीतर संसद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। यानी जब भी आपको आपातकाल लगाना है तो पहले उस बिल को, उस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। संसद में दोस्तों पूरे 2/3 बहुमत से जो है, यानी हर 3 लोगों में से 2 लोग जो है इसको माने, इसको हाँ करें, तब जाके जो है ये बिल पारित होगा और ये जो है आपके आपातकाल की घोषणा हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 352 में, जो कि
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लेना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 353 की। इसमें दोस्तों आपातकाल के प्रभाव है, यानी जब भारत में आपातकाल लगता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहला, संघ के द्वारा राज्यों को निर्देशन, यानी जो संघ है वो सारे राज्यों को जो है निर्देश देगा कि तुम ये करो तुम वो करो, यानी सारी पावर जो है वो संघ के पास आ जाएगी। ठीक है, और राज्यों को जो है संघ की बात माननी ही पड़ेगी, है ना। उसके बाद बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संघ द्वारा कानून बनाने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये सब हम जानते हैं। लोकसभा 1 वर्ष के लिए उसके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, यानी मान लो दोस्तों आज 2021 चल रहा है। ठीक है, 2021 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, और इसी साल दोस्तों मान लो लोकसभा के निर्वाचन थे, तो लोकसभा के निर्वाचन जो है वो अगले साल के लिए जो है स्थगित कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी अब जो 2021 में चुनाव होने थे वो जाके कब होंगे, वो 2022 में होंगे। ठीक है, तो 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी आर्टिकल 19 से दोस्तों हमें वंचित कर दिया जाता है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में हमसे कौन सा मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है, तो अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है, उसे जो है हमसे छीन लिया जाता है, हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन लिया जाता है आपातकाल की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक पॉइंट और है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 तो परमानेंट छीन लिया जाता है जब तक इमरजेंसी रहती है। ठीक है, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, 20 में क्या है दोस्तों, गिरफ्तारी के संदर्भ में हमें कोई संरक्षण है, और 21 में जो है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, या फिर राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता का अधिकार जो है वो इसमें बताया गया है। तो ये 2 आर्टिकल छोड़ के जो है बाकी सारे मौलिक अधिकार राष्ट्रपति हमसे छीन सकता है, और हम किसी भी कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 354 की। आर्टिकल 354 क्या कहता है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, यानी दोस्तों जब भी इमरजेंसी लग जाएगी तो जो भी राजस्व या फिर रिवेन्यू जो पैसा है उसके वितरण के संबंध में क्या क्या उपबंध किए जाएंगे वो अनुच्छेद 354 में लिखे हैं। आपको सिर्फ ये ऊपर की लाइन पढ़नी है, इसके अंदर जो उपबंध लिखे हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 355 की। आर्टिकल 355 क्या कहता है, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा का संघ का कर्तव्य, यानी दोस्तों जो भी बाहर से आक्रमण करता है तो प्रत्येक राज्य की रक्षा करना जो संघ का कर्तव्य है, यानी संघ जो है प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो लद्दाख में जो है चाइना ने आक्रमण किया है। ठीक है, तो लद्दाख में जो है संघ क्या करेगा, वहां पर अपनी सेना भेजेगा संघ, है ना, और उसकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां की स्थानीय प्रशासन जो है उससे लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। संघ जो है अपनी सेना भेजेगा और फिर जो है उसकी रक्षा करेगा एक राज्य की। ठीक है, इसमें आगे भी लिखा हुआ है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, यानी सुरक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करेगी। ठीक है दोस्तों, जो प्रत्येक राज्य है वो इस उपबंध के अनुसार जो है चलाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 356 की, जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। जब भी दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहां पर ये साफ कह दिया जाता है कि आप जो है इस एरिया से दूर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, और आप जो है कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं कर सकते, आपके जो अधिकार हैं वो आपसे कुछ छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य का राज्यपाल सिफारिश कर सकता है कि राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए। जैसे जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन लगा था, और महाराष्ट्र में भी जब उद्धव ठाकरे की सरकार बन रही थी तो उससे पहले भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 357 की। आर्टिकल 357 क्या कहता है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। तो ये बात जो है अनुच्छेद 357 कहता है। इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 358 की। आर्टिकल 358 क्या कहता है, आपात के दौरान
अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 19 को हमसे जो है आपातकाल की स्थिति में छीन लेता है, यानी जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 19 के सारे जो हमारे अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार, उन सबको छीन लेता है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 359 की। आर्टिकल 359 क्या कहता है, आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। यानी दोस्तों इसमें वही बात कही गई है कि जो हमारे भाग 3 में अधिकार है, भाग 3 में हम सब जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार बताए गए हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे। तो भाग 3 में जो हमारे अधिकार हैं उनको दोस्तों परिवर्तन करने या फिर निलंबन करने के बारे में अनुच्छेद 359 में बताया गया है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 359 ए की। इसकी बात दोस्तों शुरू होने से पहले ही खत्म करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 359 ए जो है इसको निरस्त कर दिया गया है 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 की धारा 3 द्वारा 6/1/1990 से इसको जो है हटा दिया गया है हमारे संविधान से। लेकिन इसमें क्या लिखा था, इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना। यानी दोस्तों ये आर्टिकल जो था ये पंजाब राज्य से संबंधित आर्टिकल था, जो कि अब भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 360 की। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है दोस्तों हमारे देश में लगाई जा सकती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है वैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमारे देश में लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी वो होती है जब देश में बहुत ज़्यादा मंदी हो जाती है और जो सरकार का पैसा है वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत नीचे गिर जाता है। जैसे आज रुपये की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, जो डॉलर है, डॉलर की कीमत आज दोस्तों 75 रुपये से लेके 80 रुपये तक के बीच में चली जाती है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब किसी देश का पैसा बहुत नीचे किसी और देश के मुकाबले गिर जाता है। ठीक है, तो वो होती है वित्तीय आपातकाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खुशकिस्मती से ये हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, और ना लगे आगे, यही हम दुआ करते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 361 की। इसमें दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनको संरक्षण दिया गया है किसके समक्ष, विधि के समक्ष। यानी जो भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल होंगे उन्हें विधि के समान जो है एक समान नहीं माना जाएगा। यानी दोस्तों मान लो हम कोई अपराध करते हैं तो हमको पुलिस उठा के ले जाएगी तुरंत, है ना। लेकिन अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अपराध करते हैं तो उनको जो है पुलिस उठाकर नहीं ले जाएगी, उनके समक्ष जो है दोस्तों न्यायालय में कोई केस दायर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होती है ये चीजें राष्ट्रपति और राज्यपाल को आम जनता से अलग बनाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क जरूर करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्चुअल में है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने अनुच्छेद 361 ए की। आर्टिकल 361 ए, जहां से दोस्तों भाग 19, 21 और 22 जो है शुरू हो गया है। इसमें दोस्तों भाग 20 मिसिंग है क्योंकि भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 है और 368 हम सब जानते हैं संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो ये आर्टिकल मैं दोस्तों आपको तब करवाऊंगा जब मैं भारत के जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है मैं आपको भाग 20 कराऊंगा। अभी बात करते हैं अपने अनुच्छेद 361 ए की। ये क्या कहता है, संसद एवं विधानमंडल की कार्यवाहियों का प्रकाशन का संरक्षण। यानी दोस्तों जो संसद और विधानमंडल है इनमें दोस्तों जो प्रकाशन यानी लाइव टेलीकास्ट है उसका जो है हम देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी चर्चा होती है वो हम न्यूज़ पर देख लेते हैं, तो उसी का प्रकाशन यानी लाइव टेलीकास्ट जो है वो बताया गया है कि इस आर्टिकल के तहत लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 361 का बी, ये क्या कहता है, सांसद एवं विधायकों पर लाभ का पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध। यानी दोस्तों हम सब जानते हैं अगर कोई सांसद या फिर कोई विधायक लाभ का पद ग्रहण करता है, लाभ का पद मतलब दोस्तों पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो या तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या फिर उसे वो पद जो है त्याग करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 361 बी के तहत या तो वो कोई सरकारी कर्मचारी बन के रह सकता है या फिर सांसद या विधायक बन के रह सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 362 की। आर्टिकल 362 क्या कहता है, देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार। दोस्तों
खुशकिस्मती से आपको ये आर्टिकल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी निरस्त कर दिया गया है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा इसको हमारे संविधान से मिटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके संविधान में अब नहीं है, इसको निरस्त कर दिया गया है। निरस्त का मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 363 की। आर्टिकल 363 क्या कहता है? कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन। यानी दोस्तों, कोई भी संधि या फिर ट्रीटी है तो उसमें जो कोई विवाद हुआ है तो उसमें न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो अनुच्छेद 363 में बताया गया है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 363 ए की। ये क्या कहता है? देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी देशी राज्य थे उन शासकों को जो भी मान्यता दी गई थी उसका जो है अंत कर दिया गया है। अब जो है दोस्तों वो एक भारत होगा जो कि केवल एक भारत माना जाएगा। ठीक है, तो भारत है केवल, और कोई भी देसी रियासत नहीं है जिसको कोई अलग से मान्यता दी गई है। और जितनी भी निजी थैलियां थी उनका जो है अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लिखा है अनुच्छेद 363 के ए में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 364 की। आर्टिकल 364 क्या कहता है? महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। महापत्तन दोस्तों जो कि एक समुद्र का बंदरगाह होता है, बंदरगाह और जितने भी विमान वाले क्षेत्र यानी एयरपोर्ट वगैरह हैं उनके बारे में जो जो उपबंध किए गए हैं वो अनुच्छेद 364 में लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना पढ़ना है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में उपबंध, इसके उपबंध जो है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 365 की। आर्टिकल 365 क्या कहता है? संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। यानी दोस्तों, अगर संघ ने कोई भी निर्देश दिया है और राज्य जो है उसको पालन नहीं करता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं वो इसमें बताए गए हैं कि जो राज्य है उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो संघ का फैसला ना मानने पर भी राज्य को जो है पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा है अनुच्छेद 365 में। और आपने दोस्तों देखा होगा टीवी चैनल वगैरह पे, अगर केंद्र सरकार कोई भी योजना लागू करती है किसी राज्य में तो उस राज्य को जो है चुपचाप उसे लागू करवाना होता है। ठीक है, और इसका अभी का उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे अभी कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किया है। ठीक है, केंद्र सरकार तो दोस्तों सारे राज्यों में लागू हो गया है, लेकिन जो जनता है, जो किसान है, वो जो है इसके विरोध में है। राज्य इसके विरोध में नहीं है, राज्यों में तो ये कानून दोस्तों अच्छी तरह लागू हो गया है और इस पर कार्य भी चल रहा है। लेकिन जो वहाँ की जनता है और कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसको जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 365 के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको लाइव बता दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 366 की। आर्टिकल 366 क्या कहता है? भारत के संविधान में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों की परिभाषाएं। यानी दोस्तों भारतीय संविधान में जितने भी शब्द हैं, जितने भी दोस्तों कठोर शब्द हैं, बहुत कठोर कठोर शब्द जो है भारतीय संविधान में यूज किया गया है, उनकी क्या क्या परिभाषाएं दोस्तों वो इसमें बताई गई है। जैसे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद में वहां पे बताया गया है कि अनुच्छेद का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ऐसी परिभाषाएं जो है वो दी गई है उसमें भारतीय संविधान में। बात करेंगे अनुच्छेद 369 की। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव व समवर्ती सूची के विषय हो। यानी दोस्तों जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है, ऐसा मानकर कि वो समवर्ती सूची के विषय हैं। यानी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें संसद को किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हम सब जानते हैं भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई है। सबसे पहली संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची होती है जिसपे संघ यानी केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची वो सूची होती है जिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे उपबंध या फिर विशेष उपबंध या प्रावधान किए हैं जिससे संघ भी इस पर कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय में। और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। और इसमें यह बताया है संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, ऐसा मानकर कि वो विषय जो है समवर्ती सूची के समान है। ठीक है, बस इतना जो है अनुच्छेद 369 में लिखा है। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा।
अब जल्दी से बात करते हैं अपने अनुच्छेद 370 की। यहाँ से दोस्तों राज्यों के विशेष उपबंध जो है लागू हो रहे हैं, यानी राज्यों के जितने भी विशेष उपबंध हैं वो इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 क्या कहता है? जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष उपबंध। हम सब जानते हैं 2019 में जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित एक संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो विशेष प्रावधान किए गए थे उनको खत्म कर दिया गया है, यानी अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 इन दोनों को ही भारत के संविधान से मिटा दिया गया है। तो अब जो है दोस्तों ये आपके संविधान में नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर में जो भी विशेष उपबंध थे उनको खत्म करके जम्मू कश्मीर में दोस्तों अब भारत सरकार का ही केवल राज होगा, यानी संघ का राज होगा। संघ में दोस्तों हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर को तोड़ के दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ऊपर वाला हिस्सा जो है लद्दाख कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा जम्मू और कश्मीर कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र दोस्तों अब जो है संघ के अधीन आ गया है, यानी ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 370 जो कि अब रद्द कर दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 371 की। आर्टिकल 371 क्या कहता है? गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, तो विशेष प्रावधान किए गए हैं किन के लिए? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के लिए। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 371A की। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 371B, इसमें असम राज्य के लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब दोस्तों इसमें बस आपको जो है ये याद रखना है कि किस आर्टिकल में किस राज्य के लिए प्रावधान किए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 पेज के ऐसे प्रावधान हैं जो कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 371 का C, इसमें मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वही मैं बात करूं अनुच्छेद 371D और E की, तो इसमें आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम सब जानते हैं जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, और वहीं पर जो है पहला केंद्रीय तेलुगु विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 371 का D और E के तहत किया गया है। अब जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 371F की। ये क्या कहता है? ये सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, बात करेंगे 371 के G की। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 371H की। ये जो है दोस्तों अरुणाचल राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, अब वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 371I की। ये गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए गोवा राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। हम सब जानते हैं किसी भी राज्य में विधानसभा का अगर गठन करना है तो कम से कम वहाँ पे 40 सीट होनी चाहिए, 40 सीट होनी चाहिए, लेकिन गोवा राज्य में जो है 30 सीट है। तो 30 सीट होने के बावजूद भी वहां पर जो है एक विधानसभा का गठन किया गया है। विधानसभा का गठन किया है तो वहां पर अपना जो है एक मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 371J की। कर्नाटक राज्य के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं कि कर्नाटक राज्य से संबंधित जितने भी विशेष प्रावधान है वो इस आर्टिकल में लिखे हैं। वहीं बात करेंगे अपने अनुच्छेद 372 की। आर्टिकल 372 क्या कहता है? विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बना रहना और उनका अनुकूलन, यानी दोस्तों जितनी भी विधियां हैं वो बनी रहे और उनका जो है अनुकूलता से उनका पालन किया जाना चाहिए, ये अनुच्छेद 372 में लिखा है। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 373 की। आर्टिकल 373 क्या कहता है? निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी दोस्तों वो व्यक्ति जो निवारक निरोध में रखे गए हैं तो राष्ट्रपति जो है कुछ दशाओं में आदेश दे सकता है, उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार भी अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 374 की। आर्टिकल 374 क्या कहता है? फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सा परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध, यानी दोस्तों जो फेडरल न्यायालय है और जो हिज मजिस्ट्री है उनसे संबंधित कार्यवाहियों के बारे में अनुच्छेद 374 में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 375 की। आर्टिकल 375 क्या कहता है? संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए
न्यायालयों, प्राधिकारी और अधिकारियों के कृत्य करते रहना। यानी दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सिविल, डांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक, कार्यपालिक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने अपने कृत्यों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए करेंगे। यानी दोस्तों जितने भी न्यायालय के अधिकारी, प्राधिकारी और कर्मचारी होंगे वो अनुच्छेद 375 के तहत जो है वो कार्य करते रहेंगे और कार्य जो है दोस्तों एकदम सही तरीके से करेंगे, कोई भी इलीगल कार्य नहीं करेंगे। ये लिखा है अनुच्छेद 375 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों हमने 1 से लेके 375 तक आर्टिकल कर लिए हैं। अब अगली वीडियो जो है दोस्तों हमारी लास्ट होने वाली है केवल आर्टिकल की। उसके बाद जो है हम भारतीय संविधान के जितने भी संशोधन हुए हैं 1 से लेके 104 और 105 वो सब जो है हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।